मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज पल्लव वंश के इतिहास और उसके कुछ शासकों के विषय में आपसे हम चर्चा करेंगे। उसके शासकों की शासन व्यवस्था कैसी थी, ये कहाँ वंश का उदय हुआ था। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था। इसकी राजधानी कांचीपुरम को बनाया गया था। पल्लव वंश की राजधानी जो थी दक्षिण भारत में, वो कांचीपुरम में थी। इसे हम कांजी भी कहते हैं। अगर भारत के नक्शे में इसे हम देखें तो यह तमिलनाडु और थोड़ा आंध्र प्रदेश का भाग के बीच में पल्लव का राज हुआ करता था। उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भाग में पल्लवों का राज्य था। पल्लव वंश की शुरुआत सिंह वर्मन से होती है। यह पल्लव वंश के संस्थापक कहलाते थे, पर इनके पहले भी कई राजा आए, पर वे सभी स्वतंत्र नहीं थे। वे किसी न किसी पर आश्रित थे, किसी न किसी के अधीन थे। जब मौर्य वंश के बाद सातवाहन आया था, उसके भी ये सामंत रह चुके थे। इनके पहले उनके पूर्वजों ने अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं बनाया था। कई पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कि सिंह वर्मन के पुत्र सिंह विष्णु ही पल्लव वंश के सही संस्थापक थे। आप सभी जानते हैं कि पुराने समय के इतिहासकारों में काफ़ी मत भिन्नता है, और कोई भी एग्जैक्ट तिथि हमें अभिलेखों, किताबों या खुदाई से प्राप्त चीज़ों से ही अनुमान लगा के इतिहासकारों ने उसको सुनिश्चित किया हुआ है। जब सिंहवर्धन के पुत्र आए तो ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए और इन्होंने चेर साम्राज्य को भी हराया। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश कहलाता था। पल्लव वंश के बारे में कहा गया है कि ये वंश के लोग स्थानीय कबीले थे। पल्लव का अर्थ लता होता है और यह तमिल भाषा के एक शब्द टोडाई को रूपांतरण करके बनाया गया है और इसका अर्थ भी लता होता है। इसलिए पल्लव वंश को हम लताओं के प्रदेश के निवासी भी कहते हैं। चौथी शताब्दी में पल्लव वंश ने सबसे पहले कांचीपुरम से अपना राज्य स्थापित किया और करीब 600 वर्षों तक तेलुगु और तमिल में राज्य करते रहे। बौद्धी धर्म में इसी वंश के थे। उन्होंने ही ध्यान योग को पूरे चीन में फैलाया। पल्लव का प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ सही स्पष्ट बातें देखने को नहीं मिलती है। यह माना गया है कि पल्लव राजवंश के राजा अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। पल्लवों के राजाओं का उदय सातवाहनों के पश्चात हुआ। ये दक्षिण आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु पर राज करते थे। सिंह वर्मन के दो पुत्र थे, सिंह विष्णु और भीमवर्मन। भीमवर्मन का भी वंश चला, पर वह राजा बहुत बाद में बने। जब नंदीवर्मन दो आए तब इनका साम्राज्य लोगों के सामने आया। अभी आप ये देखिए कि सिंह विष्णु को प्रथम प्रमुख राजा थे। सिंह विष्णु का समय में महेंद्र वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 1, महेंद्र वर्मन 2, परमेश्वर वर्मन 1, नरसिंह वर्मन 2, परमेश्वर वर्मन 2 तक ही इसका साम्राज्य चला। उसके बाद उनका वंश खत्म हो गया।
इसके अलावा विष्णु सिंह को और निशी सिंह मतलब पृथ्वी का सिंह की उपाधि दी गई। वह भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने चोल, पांडे और चेर शासकों को भी हराया था। इसकी चर्चा हमने पूर्व में भी किया है। मामल्लपुरम और 12 मंदिर का निर्माण कराया। इसका नाम महाबलीपुरम था। यह तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम आज भी तमिलनाडु में स्थित है। महेंद्र वर्मन एक का जो समय था 600 से लेके 630 ईस्वी तक, महेंद्र वर्मन एक सिंह विष्णु के पुत्र थे। महेंद्र वर्मन के कई उपाधियां धारण की थी, जैसे मतविलास, विचित्रचित, गुणभर, शत्रुमल आदि। ये पहले जैन धर्म के उपासक थे, पर अपार के प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म अपनाया। महेंद्र वर्मन एक ने ही पत्थर को काटकर पत्थर की कला का प्रचार किया। इसके शासनकाल में ही पत्थरों को काटकर तराशकर उसका प्रचार प्रसार किया गया। इनके समय ही पत्थर को काटकर कई मंदिर भी बनाए गए। महेंद्र वर्मन ने प्रसिद्ध संगीत रुद्रद्वैचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने मत विलास प्रहसन नामक एक ग्रंथ की स्थापना की थी, जो कि हास्य ग्रंथ था। महेंद्र वर्मन एक में की गई थी, पर भारवी महेंद्र वर्मन के पिता के दरबार में रहते हैं। उसके बाद थे नरसिंह वर्मन एक, जिनका कार्यकाल 630 से लेके 668 ईस्वी तक रहा। नरसिंह वर्मन एक का काल पल्लव वंश में सबसे महत्वपूर्ण काल कहलाता है। पुलकेशन द्वितीय की हत्या भी नरसिंह वर्मन एक ने ही की थी। इन्होंने पुलिकेशन को 3 बार युद्ध में हराया भी था। पुलिकेशन चालुक्य वंश से संबंधित हैं। पुलकेशन महेंद्र वर्मन एक, जो कि नरसिंह वर्मन एक के पिता थे, उनको हरा चुका था। देखा जाए तो पल्लव और चालुक्य वंश का संघर्ष महेंद्र वर्मन एक से ही चला आ रहा था। नरसिंह वर्मन एक ने पुलिकेशन को हराकर वातापी पर कब्जा कर लिया था और इस तरह उसे वापाती कोड की उपाधि मिली। उन्हें वापाती का विजेता कहा जाता है। नरसिंह वर्मन ने ही महामल्लपुरम नामक शहर को बसाया था। वैसे तो चीनी यात्री वेंग सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, पर यह घूमता हुआ कांची आ गया था। उस समय नरसिंह वर्मन एक का युग चल रहा था। चीनी यात्री वेंग सांग की रचना में सीयू की के भी नरसिंह वर्मन एक के शासन के बारे में बताया गया है, और चीनी यात्री हेन सांग ने अपनी रचना में उनके शासन काल को हीरे की उपमा दी है। नरसिंह वर्मन ने रथों का मंदिर निर्माण करवाया था, जो कि एक रथ की भांति दिखाई देता था। महेंद्र वर्मन द्वितीय का जो समय था वो 668 ईस्वी से लेके 670 ईस्वी तक थी। नरसिंह वर्मन एक के पुत्र महेंद्र वर्मन दो थे। इनका शासनकाल सिर्फ 2 वर्षों तक चला, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य एक ने महेंद्र वर्मन दो की हत्या कर दी। परमेश्वर वर्मन का समय 670 ईस्वी से लेके 695 ईस्वी तक रहा। इस शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने एक मल्ल, गुणा, भाजन, रणजय, उग्रदंड आदि उपाधियां धारण की थी। मामल्लपुरम का गणेश मंदिर भी उनके काल में ही बनाया गया था। नरसिंह वर्मन दो का समय 695 ईस्वी से लेके 720 ईस्वी तक था। नरसिंह वर्मन दो कांची का कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम का शोर का मंदिर निर्माण भी इनके ही शासनकाल में हुआ था। नरसिंह वर्मन दो ने ही पल्लव वंश में पहली बार अपना राजदूत को चीन भेजा था। इनका शासनकाल लगभग शांतिपूर्ण था। उन्होंने अपने आप को राज सिंह और शंकर भक्त की उपाधि दी थी। परमेश्वर वर्मन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 720 ईस्वी से लेके 731 ईस्वी तक था। कहा जाता है कि गंग वंश के शासन में इनकी हत्या कर दी गई।
इस तरह परमेश्वर वर्मन II के बाद इनके वंश का कोई भी नहीं बचा। भीम वर्मन का वंश जो था वो नंदी वर्मन था। इन सारे विषयों पर हम अगले व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे और भीम वर्मन के वंश के बाद की जो बातें थी उस पर हम चर्चा करेंगे। भीम वर्मन का वंश जो था उसमें नंदी वर्मन 731 से लेकर 795 तक उसका शासन था। उसकी शासन व्यवस्था अच्छी थी। नंदी वर्मन हरियन वर्मन के पुत्र का नाम नंदी वर्मन था। इन सब बातों को हम आगे के व्याख्यान में आपसे परिचर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।